वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MGCI नीट प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के टेस्ट 4 बॉटनी पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दीर्घीकरण चरण के बारे में कुछ कथन यहाँ दिए हैं। उनमें से जो कथन सही हैं ऐसे विकल्प का हमें चयन करना है। बेटा, जो इलोंगेशन का जो चरण है इसके दौरान रिक्तिका भवन होता है, और रिक्तिका भवन हमने क्यों करवाया? क्योंकि इलोंगेशन में लंबाई में वृद्धि करानी है। लंबाई में वृद्धि जब कराएंगे तो वैक्यूलाइजेशन होगा, नई रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा, कोशिका की वृद्धि होगी, नई कोशिका भित्ति यहां जमा होगी। लेकिन इस दौरान जो वृद्धि होती है वो वृद्धि अधिकतम होती है लंबाई के संदर्भ में, ना कि वो वृद्धि अधिकतम होगी मोटाई के संदर्भ में। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। इस समय वृद्धि मैक्सिमम होती है, जबकि यहां लिखा है वृद्धि क्या हो रही है? न्यूनतम। तो आंसर रहेगा हमारा ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। पौधों में हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये सदैव अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। दोस्त, ये वाली लाइन जो है ना, ये शब्द जो है ये गलत हो गया। सदैव नहीं, हाँ कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, वहीं कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा सी, कि कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। निम्न में से कितने कथन एथिलीन के लिए सही हैं? बेटा, एथिलीन जो है एक गैसियस पीजीआर है जो गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत में इलोंगेशन को प्रोत्साहित करता है। ये फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। उसमें कपास, चेरी, अखरोट में विलगन यहां आ जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता या अंगूर के डंठल एवं गन्ने के तने की लंबाई को बढ़ाने की क्षमता ये एथिलीन में नहीं है। आंसर रहेगा हमारा सी, फर्स्ट व सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, मैच द कॉलम। ऑक्सिन जो है वो टमाटर में अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी, जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग, एब्सिसिक एसिड बीज प्रसुप्ति, और इथाइलिन फलों का पकना 3412। तो यहां ऑप्शन ऐसा हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। ये जो विषम पर्णता यहां पर दे रखी है ये आवासीय विषम पर्णता का एग्जाम्पल है। दोस्त, ये हमने प्लास्टिसिटी या सुघट्टता वाली हेडिंग में इसको डिस्कस किया था। और ये जो आवासीय विषम पर्णता है ये प्रेजेंट होती है बटरकप में। तो आंसर रहेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 96, साइटोकाइनिन का बायो एसे, कि किसी भाग में साइटोकाइनिन मौजूद है या नहीं। हम सभी जानते हैं कि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। तो टिश्यू कल्चर में कैलस का यदि फॉर्मेशन हो रहा है, कैलस फॉर्मेशन यदि हो रहा है, तब हम कहेंगे कि वहां पर साइटोकाइनिन मौजूद है। तो आंसर रहेगा हमारा बी। एक किसान अपने खेत में ककड़ी के पौधे उगाए हैं, वो चाहता उनमें मादा फूलों की संख्या बढ़े। बेटा, फीमेल फ्लावर को बढ़ाने में हेल्प करती है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो मक्के की जड़ की कोशिका 17,500 से अधिक कोशिकाओं को उत्पन्न कर सकती है, बिल्कुल सही है। तरबूज की एक कोशिका अपने आकार को 3.5 लाख गुना बढ़ा सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। जो परागनलिका की वृद्धि है वो लंबाई के संदर्भ में मापी जाती है, और पत्ती की वृद्धि को सतही क्षेत्रफल के संदर्भ में मापा जाता है। तो यहां चारों के चार कथन सही हैं। दैट इज हमारा आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 99, एपोमिक्टिक जीन संकर किस्मों में स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। अरे भाई, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, हमसे पूछा भी गलत ही है। असल में संकर किस्मों के साथ एक समस्या थी कि जब हम संकर किस्मों का, उनके बीजों का उपयोग करते थे तो हमें हर वर्ष मार्केट से महंगे दामों पर इन बीजों को खरीद कर लाना पड़ता था, क्योंकि संकर बीजों की उत्पादन क्षमता तो ज्यादा थी। लेकिन जब इन संकर बीजों में लैंगिक जनन होगा हमारे खेत में, एग्रीकल्चर फील्ड में, किसानों के खेतों में जब जनन होगा, तो उस समय इनके लक्षण पृथक हो सकते हैं। लेकिन यदि हम उच्च उत्पादन वाले संकर बीजों में एपोमिक्सिस के जीनों को प्रवेशित करा दें और अब वो लैंगिक जनन की जगह
बिना लैंगिक जनन के ही, बिना निषेचन के ही बीजों का उत्पादन करना स्टार्ट कर दें, तब वहां उनके जो लक्षण है वो पृथक होने वाले नहीं हैं। तो एपोमिक्सिस के जीनों को संकर किस्मों में प्रवेशित कराया जा सकता है, जबकि यहां लिखा है नहीं करा सकते, तो ये गलत हो गया। तो आंसर हमारा रहेगा ए। पुष्पी पौधों में स्वपरागण से अंतः प्रजनन अवनमन होता है, बिल्कुल सही है। जब लगातार स्वपरागण होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, क्षमता कम होगी, रोगों से लड़ने की भी, उत्पादन की भी क्षमता कम होगी। तब पुष्पी पौधों ने स्वपरागण को रोकने और पर परागण को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी बही प्रजनन युक्तियों को विकसित कर लिया, उन्हें डेवलप कर लिया। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन क्या वो इसलिए डेवलप किया जिससे अंतः प्रजनन अवसादन को रोका जा सके? तो ऐसा नहीं है, है ना। वो तो उनने जो डेवलप किया वो पर परागण को प्रोत्साहित करने के लिए किया। तो कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन यहां स्पष्टीकरण नहीं है, यहां एक्सप्लेनेशन नहीं है। 101 पर जाएं। जो सहायक कोशिका में नर युग्मक एंटर होते हैं उनका भविष्य बताना है। ऑप्शन पढ़ने से पहले ही हमें पता है कि एक अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा और दूसरा सेंट्रल सेल के जो न्यूक्लियाई हैं उनके साथ संलेत होगा, जो ए में लिखा है। ये तो बिल्कुल सही हो गया। आइए बी सी डी को भी देखें। एक युग्मक अंड कोशिका के साथ, दूसरा सहायक कोशिका के में हरासित होगा, गलत हो गया। सारे के साथ अंड के साथ संलेत होंगे, अगेन गलत है। एक अंड के साथ संलेत होगा और दूसरा सहायक कोशिका के केंद्रक के साथ संलेत होगा। तो दूसरा जो संलेत होता है वो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ संलेत होगा। यहां जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन से कथनों वाले विकल्प सही हैं? तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, मेगास्पोर मदर सेल, वो बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित होती, बिल्कुल इस तरह की संरचना थी हमारे पास में न्यूसेलस की। और न्यूसेलस की एक कोशिका जो है वो अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, जिसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल सही है ये। परागकण अंकुरित होते हैं और परागनलिका नर युग्मकों को सीधे स्त्रीधानी में मुक्त करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जिम्नोस्पर्म में नर युग्मक चल होते हैं, बेटा जिम्नो और एंजियो के मेल गैमीट आचलनशील होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, जिम्नोस्पर्म में जो बीजांड है वो स्त्रीधानी युक्त होते हैं, क्योंकि इनका बीजांड आर्कीगोनिएट होता है, उसमें दो या दो से अधिक आर्कीगोनिया पाई जाती हैं। तो ए बी एंड डी ये तीन स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हमारा रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 103, टेपिटम के बारे में गलत हमें बताना है। तो ये विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण देती है, 100% सही। ये पराग चतुष्ट के चारों ओर उपस्थित कैलोस को घोलने के लिए कैलेज एंजाइम स्रावित करती है, ये भी सही है। इसकी यूबिश बॉडी लघु बीजाणुओं में बाह्यचोल बनाती हैं। हमारी एनसीईआरटी ये शब्द तो लिखकर नहीं देती, बट एनसीईआरटी ने ये बताया है कि एक मटेरियल है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन जो है वो लघु बीजाणुओं की बाह्यचोल या एक्साइन परत को बनाता है, और वो स्पोरोपोलिनिन टेपिटम की लेयर बनाती है। तो यहां आप सीख लें कि वो स्पोरोपोलिनिन को बनाने में यूबिश बॉडी हेल्प कर रही है टेपिटम के अंदर जो मौजूद है। तो ये तीनों कथन सही हैं, उनने पूछा था गलत, तो आंसर रहेगा हमारा डी। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। दिया गया चित्र, दोस्त ये जो चित्र है ये हमारे डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है, आंसर रहेगा ए। अभ्रूणपोषी, बेटा अभ्रूणपोषी जो बीज हैं वो मेनली डाइकॉट के होते हैं। यहां डाइकॉट का केवल एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, मटर, तो आंसर रहेगा सी। 106 नंबर, सर्वाधिक सामान्य प्रकार के जो भ्रूणपोष का विकास होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर, या उसे बोलते हैं मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का विकास, जिसमें लगातार प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के केंद्रक में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से एक बहु केंद्र की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। आंसर रहेगा हमारा ए। बीज पत्रों के स्तर के ऊपर जो भ्रूणी अक्ष का भाग होता है उसे बोलते हैं बीज पत्रोपरिख, या उसी का नाम है हमारे पास में इपीकोटाइल। आंसर रहेगा ए।
द्विबीजपत्री में भ्रूण के विकास का सही क्रम, तो सबसे पहले तो हम देखें, यदि हम नीचे से ही देखना स्टार्ट करें तो जाइगोट, देन प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज, परिपक्व भ्रूण, ये तो बिल्कुल सही है। यहां पर आप देखें हार्ट स्टेज को पहले दे दिया, ग्लोबुलर को बाद में दे रहा है, गलत हो गया ये भी। यहां पर हार्ट अगेन पहले दे दिया, हृदयाकार अवस्था, ये गलत हो गया। यहां प्रो एम्ब्रियो से पहले ही गोलाकार अवस्था दे दी, ये भी गलत रहेगा। तो सबसे पहले जाइगोट, देन प्रो एम्ब्रियो, देन फिर आएगा ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज और मैच्योर एम्ब्रियो, जिसे टारपीडो स्टेज भी बोलते हैं। कितने बीज भ्रूणपोषी होते हैं? अरंडी भ्रूणपोषी, डाइकॉट, डाइकॉट या भ्रूणपोषी, गेहूं भ्रूणपोषी, मक्का, मिर्च, सरसों अगेन आप भ्रूणपोषी। तो टोटल हमारे पास में जो 4 हैं, अरंडी, मिर्च, मक्का और गेहूं, ये भ्रूणपोषी बीजों के एग्जाम्पल हैं। आंसर रहेगा बी। F1 पीढ़ी के व्यक्तियों के बीच संकरण हमने से निम्न संतानें पैदा हुई। जीन एवा बीज के बीच की दूरी क्या है? बेटा दूरी जो है ये बराबर होती है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी के, और रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी यदि हमें निकालनी है तो रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इनटू 100 हमें करना होगा। यदि हम बात करें तो ये जो है ये पूरी तरह से हमें यहां पर बात करें, ये जो है ए बी ऑब्लिक ए बी, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल, ये यहां पर रहने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कैपिटल के साथ स्मॉल, स्मॉल के साथ कैपिटल, इस तरह की कंडीशन जो है वो रिकॉम्बिनेंट है। या आप ऐसे देख लेना, जो कम परसेंटेज में मिले वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो टोटल रिकॉम्बिनेंट यहां पर हो गए 10 10 20, टोटल है 100 गुणा अगेन 100 से ये कैंसिल, तो दूरी आ गई हमारी 20 मैप यूनिट। क्वेश्चन नंबर 111, किस कारण से लिंकेज मैप पर मैप इकाइयों का उपयोग गुणसूत्र पर भौतिक दूरियों की गणना के लिए नहीं किया जाता? आइए देखते हैं। पुनर्संयोजन आवृत्ति व मानचित्र इकाइयों के बीच संबंध प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। नहीं भाई, यदि हमारा क्रोमोसोम नंबर मनुष्य का ही ले लें, क्रोमोसोम नंबर 5 है, क्रोमोसोम नंबर 5 पर कोई जीन 1 और कोई जीन 3 अवेलेबल है, तो जैसी पोजीशन में मेरे पास होगा वैसी ही पोजीशन में दूसरी व्यक्तियों में भी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है 99.9% जो डीएनए है वो एग्जैक्ट होता है। भाई पोजीशन भी एग्जैक्ट होंगी, मतलब वो भिन्नता यहां मिलने वाली नहीं है। अगला है, कोशिका चक्र के दौरान जीनों के बीच की भौतिक दूरियां बदलती हैं, ऐसा नहीं है। लिंकेज मैप की दूरियां पुरुषों और महिलाओं के बीच समान है। नहीं भाई, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो लिंकेज है वो ज्यादा होती है, इसलिए दूरियां जो है वो समान नहीं है। हाँ, गुणसूत्र की लंबाई के अनुदिश जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो जाती है? चेंज। क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है, मान लेते हैं ये गुणसूत्र है, कभी यहां पर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का नोड्यूल बना, जिसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, कभी यहां बीच में बन गया, कभी यहां नीचे की तरफ बना, तो जहां नोड्यूल बनेगा वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी। तो गुणसूत्र की लंबाई के अनुदिश क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रिक्वेंसी है, चूंकि वो बदलती रहती है, इसलिए हम इनका उपयोग भौतिक दूरियों के मापन के लिए नहीं करते। तो आंसर रहेगा हमारा डी। एक नर और मादा दोनों सिकल सेल एनीमिया के लिए विषम युग्मजी हैं, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस हैं। तो उत्पन्न संतति का कितना % रोग युक्त होगा? बेटा जब ये विषम युग्मजी अवस्था में है तो यहाँ 1:1 जैसा रेशो आएगा, कैपिटल एस कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये रोग युक्त रहेगा 4 में से 1, मतलब 25%। तो आंसर रहेगा हमारा ए। बेटा यहां पर जेनेटिक मैप के बारे में एक क्वेश्चन दिया है, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी दी है, और हम जानते हैं परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी इक्वल, ये बराबर होती है 2 जीनों के बीच की दूरी के। सवाल हल करने का केवल एक ही तरीका है, जो सबसे बड़ी दूरी दी है सबसे पहले उसको ले लो। तो यहां पर सबसे बड़ी जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो दे रखी है ए और डी के बीच में, और ये दे रखी है 12%, जो हो गई 12 MMU मैप मॉर्गन यूनिट।
या 12 CMU सेंटी मॉर्गन यूनिट। अब आप देखो कोई एक ऐसा लेटर इससे देखो जिसका रिलेशन ए से भी हो और डी से भी हो। तो अपन यहां देख लेते हैं, मान लो मैंने सी और डी को ले लिया, तो सी और डी के बीच की दूरी तो हमें बतानी है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने यहां ले लिया बी डी, 2% दे रखा है, और ए और बी दिया है 10%। तो ए से बी यदि मैं यहां ले लूं और ये हो जाए 10 मैप मॉर्गन यूनिट, तो बी से डी केवल 2 मैप मॉर्गन यूनिट ही बचेगा। तो बी से डी 2 आ गया, ए से बी 10, हमने इस डेटा को भी सेटिस्फाई कर दिया, और ऑलरेडी ए से डी 12 हम पहले ही ले चुके हैं। अब हमारे पास बचा है BC एंड AC। तो चलिए BC जो है वो 7 है, यदि मैं B से C को इस तरफ 7 ले लूं तो A और C के बीच में 3 से डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। तो यहां मैंने लिया BC, ये 7, तो A और C हो जाएगा 3। हमें बताना किसका है, हमें बताना C और D के बीच में, तो ये 7 and 2 9, तो 9 यूनिट की जो डिस्टेंस है वो यहां पर आ गई है C एंड D के बीच में। बहुएलीलता का अध्ययन ये किया जा सकता है एक समष्टि के लेवल पर, पॉपुलेशन के लेवल पर। जैसे मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल मनुष्य का रक्त समूह है, जिसकी जीन आई के 3 एलील हैं, IA, IB, या तो IO बोल दें या स्मॉल आई कह दें हम उसको। तो ये 3 एलील कभी भी हमें एक इंडिविजुअल में मिलने वाले नहीं हैं, ये एलील हमें मिलेंगे पॉपुलेशन में। एक इंडिविजुअल में क्यों नहीं मिलेंगे 3 एलील? क्योंकि जो इंडिविजुअल है, क्योंकि जो एक व्यक्ति है उसमें एक जीन के मैक्सिमम 2 ही एलील मिल सकते हैं, क्योंकि केवल 2 ही लोकस या लोकाई मौजूद होती हैं। ड्रासोफिला में शरीर का रंग और आंखों का रंग, ये दोनों ही चीजें X गुणसूत्र पर मौजूद हैं, तो आंसर यहां पर हमारा रहेगा C। एक वाहक महिला जिसके पास X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया की जीन और एक X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन मौजूद है, और इसका जो विवाह है वो एक हीमोफिलिक पुरुष से हो रहा है, ये हीमोफिलिक पुरुष हो गया। इनका कहना है इन दोनों की संततियों का वो अनुपात बताओ जो दोनों विकार से प्रभावित हों। तो यदि हम इसको करके भी देखें, ये मेल आ गया XH और Y, XH X स्मॉल c, यहां हीमोफीलिया हो जाएगा बट कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, यहां ये सिर्फ कैरियर रहेगी, यहां हीमोफीलिया हो जाएगा, ये तो कैरियर रहने वाली है ये फीमेल, यहां कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। बट ऐसी कोई भी संतान नहीं है जिसमें एक साथ साथ दोनों हो सकें, दैट इज हमारा आंसर यहां पर रहेगा C। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, बिल्कुल सही है। डाउन सिंड्रोम बहुगुणिता का एग्जाम्पल है, गलत। हमें पता है पटायु एडवर्ड डाउन ये ट्राइसोमी है, पटायु 13 नंबर, डाउन 18 नंबर, एडवर्ड 21 नंबर, 13 18 21। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, बिल्कुल सही है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगेन गलत। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगेन सही। तो A, C एंड E ये 3 जो हैं, ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो यहां पर गलत हैं। 118 एक विषम विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो मेंडेलियन द्विसंकर संकरण की, बेटा F2 पीढ़ी में टोटल बनते हैं 16, हमें परसेंटेज बताना है। कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, यदि आपको रेशो याद हो 1:1, 2:4, 1:1, एक बार रेशो लिख देता हूं यहां, 1:1, 2:4, 1:1, इसमें जो 1 है ये होता है कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, फिर कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ये रहेगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, अगेन यहां स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r। आइए देख लेते हैं इस सबको अपन। पहला दिया है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R, तो भाई कैपिटल T ये मिल रहा है हमें यहाँ, ये फर्स्ट वाला हो गया। तो 2/16 गुणा 100, इसको यदि काटा तो यहाँ आएगा 8,
8 से यदि इसको काटा तो 8 एकम 8, यहां बचे 2, 8 दूनी 16, 16 के बाद वहां बचे 4, तो 8 पंच 40, 12.5% होना था, ये दिया है 25%। शायद हमें यहां पर विषम विकल्प को पहचानना है, तो एक तो ए हमारा सही हो गया। देखते हैं और स्मॉल टी स्मॉल आर जीन प्रारूप की फ्रीक्वेंसी है ना 6.25, तो स्मॉल टी यहां हमें मिल रहा है, स्मॉल आर तो 1/16 इंटू 100, 2/16 का आंसर 12.5 आ रहा है, तो 1/16 का आंसर 6.25 आएगा। मतलब ये डेटा तो सही है, ये वाला क्या हो गया था रॉन्ग। फिर देखें कैपिटल टी ये भी 6.25 आ जाएगा। यहां से स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, ये 12.5 आ जाएगा। अब ये भी हमने सॉल्व किया 2/16 को, तो ये 3 सही हैं, ये एक क्या है गलत, हमें विषम पहचानना था। दैट इज हमारा आंसर भी क्या रहने वाला है, ए। क्वेश्चन नंबर 119, मेंडल के नियमों को 1900 तक पहचान क्यों नहीं मिली। उसके कुछ रीजन दिए हैं, जैसे कारकों का जो अस्तित्व है उसका कोई भौतिक प्रमाण मेंडल नहीं दे पाया, एक बड़ा रीजन था। विशेषकों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले कारक स्थिर पृथक इकाइयों के रूप में रहते हैं, उनकी इस धारणा को उस समय के वैज्ञानिकों ने नहीं माना। भाई उस समय के वैज्ञानिक प्रकृति के आभासी सतत रूप के परिचित थे, उनका मानना था हर लक्षण में ब्लेंडिंग होती है। मेंडल बोलता था कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, या तो लंबा बनेगा या बौना बनेगा, या हरा बनेगा या पीला बनेगा, वो बीच के किसी को भी सहमति नहीं देता था। तो वैज्ञानिकों को ये बात जो है उस पर उनकी सहमति नहीं बन पाई, है ना। एक है उस समय संचार के अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जिससे संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिकों को मेंडल की खोज को उसी समय जानने में सहूलियत महसूस नहीं हो पाई। हाँ, ये गणितीय जो प्रयोग है ये तो बाद में उसकी सफलता का एक रीजन रहा। तो असफलता के रीजन में आ जाएगा हमारे पास ए, बी एंड डी, ये उसकी असफलता के कारण या उसको उस समय क्रेडिट ना मिलने के कारणों में से थे। 120 पर देखें 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बेटा ये मोनोकॉट प्लांट जो हैं उन पर अपना प्रभाव नहीं डालता, तो आंसर रहेगा 120 का सी। टमाटर में ये पॉलीजीनी का क्वेश्चन है, आप समझना। यहां दिया है स्मॉल ए, ये जीन प्रारूप से 100 ग्राम वजन वाले टमाटर बनते हैं। यहां सारे के सारे एलील जो हैं अप्रभावी हैं, सारे एलील अप्रभावी हैं, इसे बोलते हैं मिनिमम कंट्रीब्यूशन। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन दोस्त यहां रहेगा 100 ग्राम, ठीक है। कि यदि कोई भी प्रभावी एलील नहीं भी आया तब भी 100 ग्राम वजन वाला टमाटर तो बनेगा ही, ठीक है। फिर यहां पर यह दिया है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी 160। यदि ये सारे कैपिटल ना होते तब भी 100 ग्राम बनता। यहां कैपिटल है कितने, 6, तो 6 प्रभावी एलील होने पर भाई मिनिमम 100 हटा दो, 160 में से 100 जाएगा, बचेगा 60 ग्राम। तो एक प्रभावी एलील का कंट्रीब्यूशन यहां पर रहेगा 10 ग्राम, ठीक है। अब अपन करवा देते हैं क्रॉस। उनने कहा इसका और इसका क्रॉस करवाओ, चलो भैया गैमीट बनाते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। एक और क्या बनेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहां इसका क्या बनेगा, केवल स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, केवल यही बनेगा। अब हमें पता है कि यहां अब जो बनने वाली संततियां हैं, संतति टमाटर हैं, चाहे उनमें सारे स्मॉल क्यों ना आ जाएं, लेकिन मिनिमम 100 ग्राम वजन तो उनका रहेगा, ये तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। अब अपने को केवल इतना देखना है यहां कैपिटल कितने आ रहे हैं, इसमें एक कैपिटल तो ये आ रहा है, दूसरा ये 2 कैपिटल। एक कैपिटल का वजन है 10 ग्राम, 2 का वजन हो गया 20 ग्राम, तो ये वाले टमाटर का वजन रहेगा 120 ग्राम। यहां पर कैपिटल कोई नहीं है, यहां पर केवल एक ही कैपिटल आ रहा है, 10 ग्राम वजन इसका, 100 + 10 110 ग्राम वजन। मतलब जो टमाटर हमें मिलेंगे यहां वो 110 और 120 ग्राम वजन वाले होंगे, और ऐसा हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 122, ये मैच द कॉलम है जो हमारे जेनेटिक कोडॉन वाली टेबल से है। यदि हम इसमें देखें यू, ये फिनाइल एलेनिन का है, तो डी का 1 केवल इसमें ही दे रखा है। दोस्त यदि आपको टेबल याद हो
UCAG, यहां सबसे पहला ही कोडॉन जो था वो UUU था और जो था फिनाइल एलेनिन के लिए। तो आंसर तो हमारा आ गया डी। AUG हम सभी जानते हैं ये होता है मिथ्योनिन का, तो ए के लिए 2, यहां 2 जगह दे रखा था। बी को यदि हम देखें तो BUCU, दिस इज फॉर सेरिन। UGG, अब बचा क्या है इसमें, UGG के लिए ट्रिप्टोफेन, तो आंसर रहेगा हमारा डी। 123, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन नहीं कराएगा। हम सभी जानते हैं 1 अथवा 2 क्षारों का एडिशन या डिलीशन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, बट यदि एक साथ 3 क्षारों का एडिशन या डिलीशन हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता, केवल वो एक कोडॉन या तो डिलीट होता है या एक नया कोडॉन ऐड होता है, उसके बाद में और उसके पहले कोई परिवर्तन नहीं होता। बट हां, यदि एक क्षार या 2 क्षारों को ऐड करें या डिलीट करें तो जहां ये एडिशन या डिलीशन होगा उसके बाद का पूरा जो शिफ्ट है, उसके बाद का पूरा जो कोडॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो इनका कहना है फ्रेम शिफ्ट परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 7वें, 8वें व 9वें क्षार का एक साथ यदि विलोपन हो जाए, एक साथ यदि डिलीशन हो जाए, तब यहां फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन नहीं होगा। H1 जो है यदि वो आ रहा है तो ये क्या बताता है, H1 हिस्टोन जो है वो पैकेजिंग के दौरान इस तरह की, ये लिंकर हिस्टोन है, ये उस समय आता है जब डीएनए क्रोमेटिन रेशो में क्या होता है, संघनित, ये इसको निर्देशित करेगा। 125, गलत कथन हमें चुनना है, यूटीआर या अनट्रांसलेटेड रीजन या ऐसे रीजन जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता वो प्रभावी ट्रांसलेशन या स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है। विमोचक कारक रिलीजिंग फैक्टर प्रारंभिक कोडॉन पर जुड़ता है, अरे ये गलत हो गया। प्रारंभक कोडॉन जो है वहां तो इनिशिएटिंग फैक्टर्स आते हैं, वहां विमोचक कारक नहीं आता, तो गलत कथन जो रहेगा वो हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 126, यहां पर एक डीएनए हमें दिया है, हमें टीआरएनए पहचान कर बताने हैं कि ये जो टीआरएनए यहां 1 2 3 4 में दिए हैं वो इस डीएनए के लिए किस क्रम में आएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस डीएनए का आरएनए बना देते हैं यहां ऊपर। तो टी के सामने जो आएगा दोस्त, चलिए यहां ही हम बना देते हैं नीचे की तरफ। टी के सामने आता तो ए है, यहां भी ए ही आएगा क्योंकि आरएनए में ए प्रेजेंट होता है। ए के सामने टी बट आरएनए में रहेगा यू। सी के सामने जी, ये हो गया पहला कोडॉन। दूसरे पर आते हैं एटीजी, तो ए के सामने आएगा यू, टी के सामने आएगा ए, जी के सामने आएगा सी, ये सेकंड कोडॉन। ये हो गया यहां सेकंड। जीजीटी, तो सी सी ए, ये थर्ड कोडॉन। सीसीजी, तो जी जी सी, बेटा ये एमआरएनए है। उसने हमसे टीआरएनए पूछा, तो अब यदि मैं यहां पर टीआरएनए लिखूं इनके लिए तो ए के सामने जो आने वाला है वो आएगा यू, यू के सामने जो आएगा वो आएगा ए, और जी के सामने आएगा सी। तो यू ए सी, दिस इज अवर यूएसी, ये हमारा पहला टीआरएनए रहेगा, मतलब स्टार्ट होगा सेकंड से। तो या तो आंसर बी है या डी है। यू के सामने आने वाला है दोस्त हमारे सामने ए के सामने आएगा यू, सी के सामने आएगा जी, ए यू जी, ये रहेगा हमारा सेकंड नंबर पे 2,1, 2,1, ये दोनों में सेम है। सी के सामने जी जी, ए के सामने यू, तो जी जी यू, बस आंसर आ गया है ये फोर्थ और फिर थर्ड, आंसर रहेगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम नॉन प्रोटीनेशियस है, बेटा राइबोजाइम, ये तो आरआरएनए है ना। 23S आरआरएनए राइबोजाइम की भांति काम करता है। टीआरएनए की द्वितीयक संरचना जो है वो क्लोवर की पत्ती के समान होती है और वास्तविक संरचना के अनुसार टीआरएनए उल्टे एल की आकृति में दिखाई देता है, आंसर हो जाएगा हमारा ए।
129 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए क्या लागू नहीं होता? हम सभी जानते हैं जितना प्यूरीन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा। प्यूरीन 50 है तो पायरिमिडीन भी 50% होगा। मतलब ए तो सही है, ये लागू होता है, हमें लागू नहीं होता बताना है, तो ए तो आंसर रहेगा नहीं। ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी सदैव 1। बेटा यदि ए को मैं 10 मान लूं तो टी भी 10 रहेंगे, जी को 15 मान लूं तो सी भी 15 रहेंगे, तो 15 10 25, 15 10 25 आंसर 1 आएगा। मतलब ये भी सही है। हमें बताना है गलत, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर लागू नहीं होता। चलिए यहां ए को हमने 10 माना था, टी को हमने 10, सी को 15, तो जी को 15, अगेन आंसर 1 ही आएगा। मतलब ये भी लागू होता है। चलो यहां देखते हैं, ए को 10, टी को 10, सी को 15, जी को 15, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो एक रज्जुक में ए प्लस सी अपॉन टी प्लस जी 0.6 है, यहां छप नहीं पाया, याद रखना यहां दिया होगा कि 1 स्ट्रैंड के लिए यदि ए प्लस जी 0.6 है तो दूसरे, जबकि ये जो है ये आंसर इसके लिए क्या आएगा 1। एक तो डी गलत हो गया। राइबोज शर्करा की मात्रा नाइट्रोजनी क्षार के बराबर होती है। बेटा डीएनए में राइबोज शर्करा होती ही नहीं है, उसमें तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, तो आंसर रहेगा हमारा डी। 130 लैक ओपेरॉन में जो जेड जीन है उससे बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और मुख्य रूप से ये ग्लूकोज मुख्य रूप से ये लैक्टोज का जल अपघटन कराता है, तो आंसर रहने वाला है हमारा सी। कितने अमीनो अम्ल कूटलेखित होंगे यदि यूरेसिल को 90 न्यूक्लियोटाइड के पश्चात जोड़ा जाए? आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 के बाद यदि हम यहां पर ये बोल रहा है 9th न्यूक्लियोटाइड के पश्चात हमें यूरेसिल को जोड़ना है, तो 3 3 6, ये 3 3 6 3 9, और यहां जोड़ दिया यूरेसिल, तो अब अगला कोडॉन बन गया यूजीए। हम सभी जानते हैं यूएए, यूएजी और यूजीए ये स्टॉप कोडॉन है, तो ये यूजीए बन गया स्टॉप कोडॉन। यहां पे प्रोसेस स्टॉप होने वाली है, तो केवल और केवल 3 अमीनो अम्ल ही यहां आ पाएंगे। 132 ग्रिफिथ के प्रयोग में चूहे की मृत्यु नहीं होगी, कब? यदि हम जीवित एस फेज दे दें। भाई जीवित एस यदि देंगे तो एस यानी स्मूथ, इसमें तो चूहा मर जाता है, बिल्कुल। तापमृत एस और आर को दे दें तो आर का परिवर्तन एस में हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, इसमें भी चूहा मरेगा। और तापमृत आर के साथ यदि जीवित एस दे दें तब तो चूहा मरना ही है। हाँ, आंसर रहेगा डी, मरी हुई आर है, जीवित आर है, आर से तो कभी चूहा नहीं मरेगा जब तक कि एस वहां मीडियम में नहीं होगी। तो 132 का आंसर रहेगा हमारा डी, इसके द्वारा चूहा मरने वाला नहीं है। 133 N15 लेवल वाले माध्यम से N14 में हमने ई कोलाई को स्थानांतरित किया। मतलब पहले ये 15 में था तो दोनों स्ट्रैंड 15 वाले थे, 14 में स्थानांतरित किया। तो इनका कहना है कि 14 में स्थानांतरित कर 20 मिनट के बाद जब हमने डीएनए को देखा तो अब जो 2 डीएनए बनेंगे वो 15-14 वाले बने, हाइब्रिड वाले बने। बिल्कुल सही है। और हाइब्रिड वाले क्यों बने? ये अर्ध संरक्षी विधि की पुष्टि कर रहा है। तो बिल्कुल यहां कथन ए और आर दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 134 मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। भाई बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक भी हैं, बट उसने पूछा है सजीव जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो तो बायो फर्टिलाइजर होंगे जैसे साइनोबैक्टीरिया या माइकोराइजा जो मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। 135 वाहित मल उपचार के समय अवायवी आपंक संपाचित्र में किसको भेजते हैं? हम सभी जानते हैं उसमें हम एक्टिवेटेड स्लश को भेजते हैं। आंसर रहेगा हमारा डी। तो ये था हमारे 4th पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।